जाइलम टिश्यू पे खत्म किया था। We are left with only one topic of the plant tissue, that is phloem tissue, phloem complex tissue. Phloem complex tissue करने के बाद आज हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट हाफ स्टार्ट करेंगे, that is animal tissue, right? तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ complex phloem tissue. Complex phloem tissue is also a complex tissue. Complex tissue means it is also made up of more than one type of tissue. But when we talk about the phloem, in the previous lecture, phloem is responsible for the transportation of food. Phloem जो है plant के different parts में food को transport करता है. Food is prepared in the leaf because leaf is a card food factory. लीफ को फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि लीफ के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. दैट ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के अंदर एक ऐसी पावर होती है कि वो एनवायरनमेंट की सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. एनवायरनमेंट की सनलाइट क्लोरोफिल के अंदर एब्जॉर्ब होने की वजह से सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल उसके पास खुद है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में जो लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स ओनली, वो फूड को प्रिपेयर करते हैं. इसलिए लीफ को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री बोलते हैं. बट लीफ जो है फूड प्रिपेयर करता है. इस फूड को पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना होता है. दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लाइक ब्रांचेस एंड द roots and other parts. वो जो फूड प्रिपेयर होता है वो पूरे प्लांट को सप्लाई होना होता है, ट्रांसपोर्ट होना होता है, और वो ट्रांसपोर्ट होता है किसकी हेल्प से? फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से. फ्लोएम टिश्यू उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, क्या प्रोसेस होती है उसके अंदर, आज हम वही डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लोएम टिश्यू. फ्लोएम इज कॉल्ड द फूड कंडक्टिंग टिश्यू. अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम के अंदर कितने टाइप के टिश्यू हैं? 4 टाइप के. फ्लोएम पेरेन्काइमा, राइट. नंबर 2 फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. नंबर 3 फ्लोएम सीव ट्यूब्स. एंड नंबर 4 कंपेनियन सेल्स. There are different 4 type of cells, so phloem is also called a complex tissue. एक स्टूडेंट ने मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा कि मैम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है. बच्चे लेक्चर के अंदर मैंने बहुत बार सबको बताया, तो आप एक बार फिर से दोबारा सुन लीजिए कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज a tissue which is made up of more than one type of cells, more than one type of tissues. Here there are the 4 type of the tissues. One is called phloem parenchyma, second is sclerenchyma, third is sieve tube, and fourth is companion cell. It means phloem is called a complex tissue क्योंकि इसके अंदर एक ही टाइप के टिश्यूज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स के टिश्यूज हैं, तो इसलिए हमने इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला. इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बोला था कि whenever the word used is parenchyma, parenchyma is responsible for the storage. It means here the function of the parenchyma is to store the food. And जब भी हम sclerenchyma की बात करते हैं तो sclerenchyma is responsible for what? Sclerenchyma is responsible for support and strength because sclerenchyma is a dead tissue और वो strength और support देता है. It means ये दोनों तो these two ये दोनों तो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं. फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम कर रहा है सीव ट्यूब, और सेकेंड कौन कर रहा है? कंपेनियन सेल. इन सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, ये हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे. I am making here the diagram of the phloem. Phloem means what? Sieve tube and companion cell. क्योंकि पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम आप ऑलरेडी कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स में,
और उनका यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम किसका है? सिर्फ किसका है? फ्लोएम सीव ट्यूब का, फ्लोएम सीव ट्यूब का। और सेकंड किसका काम है? कंपेनियन सेल का। यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है सीव ट्यूब। एज द नेम इज ट्यूब, आपको पता है कि ट्यूब का स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉन्ग वेसल होती है। यहाँ मैंने ट्यूब ड्रॉ करी, इट मींस मैंने यहाँ पर जो बाहर लेयर बनाई है, ये मैंने क्या बनाई है? दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट। सबसे बाहर वाली लेयर प्लांट की बनाई है, तो यहाँ पर मैंने सीव ट्यूब की आउटर मेम्ब्रेन बना दी है। अब आपको पता है कि किसी भी सेल को लिविंग होने के लिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का होना बहुत जरूरी है। साइटोप्लाज्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? डॉट लाइन से, कि अगर किसी सेल के अंदर डॉट्स बनी हुई हैं, इट मीन साइटोप्लाज्म उसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। बट न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं है। अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता तो वो सेल बन जाता है डेड सेल और वो फंक्शन नहीं कर पाता। वो सिर्फ स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, बट कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इस सीव ट्यूब के पास भी न्यूक्लियस नहीं है। तो ये फिर वर्क कैसे करता है? हर एक सीव ट्यूब के पास अपना खुद का कंपेनियन सेल होता है। हर एक सीव ट्यूब के पास, हियर आई एम ड्राइंग द, दिस इज व्हाट, ये है उसका कंपेनियन सेल। Each sieve tube has its own companion cell. This is a companion cell. It has the cytoplasm. इसके पास अपना साइटोप्लाज्म है। और in the center, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, बहुत सारे सेल्स के अंदर आपने ड्रॉ कर लिया। This structure is called the nucleus. Nucleus is called the control house of the cell. न्यूक्लियस सारी सेल्स की एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस की वजह से ही कोई सेल क्या होता है? लिविंग होता है। ये मैंने ड्रॉ किया, इसका कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ड्रॉ करा। ये मैंने ड्रॉ करा साइटोप्लाज्म ऑफ द कंपेनियन सेल। ये है मेरा कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मीनिंग होता है बच्चे, कंपेनियन मतलब फ्रेंड, a friend which is true friend. कंपेनियन जो हर प्रॉब्लम में उसका क्या दे रहा है? साथ दे रहा है। कैसे? इसका नाम कंपेनियन सेल क्यों है? Why this cell is called companion cell? Because ये जो न्यूक्लियस कंपेनियन सेल के पास है, ये न्यूक्लियस अपनी भी और सीव ट्यूब की भी, ये मैंने सीव ट्यूब ड्रॉ करा है। दिस इज ए डायग्राम ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों ने मिलकर क्या करना है? फूड का ट्रांसपोर्ट। और फूड का जब ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। है तो वो ट्रांसपोर्ट ही, लेकिन उसके लिए नेम क्या दिया हुआ है? डिफरेंट, सो दैट कि आप वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में कंफ्यूज ना हो। तो दिस इज ए डायग्राम ऑफ सीव ट्यूब। आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि सीव ट्यूब के पास साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, बट सी ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है। और न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल परफॉर्म नहीं कर पाता। न्यूक्लियस के बिना वो डेड बन जाता है। अब तीन में से दो कंपोनेंट तो उसके पास हैं। थ्री कंपोनेंट्स कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अगर किसी सेल के पास ये तीनों कंपोनेंट हैं और उनकी सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज की बनी हुई है, तो दैट सेल इज कॉल्ड ए लिविंग सेल। और अगर ये कंपोनेंट उसके पास नहीं है तो दैट सेल इज कॉल्ड ए डेड सेल। तो अब इन तीन कंपोनेंट में से दो कंपोनेंट सीव ट्यूब के पास है, सिर्फ उसके पास एक कंपोनेंट नहीं है, दैट इज न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस ना होने की वजह से वो क्या बन रहा है? डेड बन रहा है। बट ईच सीव ट्यूब हैज इट्स ओन कंपेनियन सेल। हर एक सीव ट्यूब के पास उसका खुद का कंपेनियन सेल है। अब हर एक सीव ट्यूब के पास अपना कंपेनियन सेल है, तो कंपेनियन सेल का नाम कंपेनियन सेल इसलिए रखा गया क्योंकि ये अपना न्यूक्लियस सीव ट्यूब के साथ क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। मींस कैसे? कि इसका न्यूक्लियस इसके सेल की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर रहा है और इसका न्यूक्लियस सीव ट्यूब को भी कंट्रोल कर रहा है।
इसके न्यूक्लियस का कंट्रोल सीव ट्यूब के साथ शेयर होने की वजह से सीव ट्यूब भी क्या बन गया, लिविंग बन गया। इसलिए हम सिर्फ सीव ट्यूब को भी क्या कह रहे हैं, लिविंग कह रहे हैं, राइट। फ्लोएम के अंदर 4 में से 3 टाइप्स क्या होती हैं, लिविंग, और एक टाइप क्या होती है, डेड। अब पेरेन्काइमा, जब भी हम पेरेन्काइमा वर्ड की बात करते हैं तो अंडरस्टूड अब हमें हो जाता है कि पेरेन्काइमा लिविंग है। अब कंपेनियन सेल के पास ये तीनों कंपोनेंट हैं, तो कंपेनियन सेल भी क्या हो गया, लिविंग। अब थर्ड है हमारा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के पास 2 कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट वो क्या कर रहा है, कंपेनियन सेल से हेल्प में ले रहा है, तो इसलिए सीव ट्यूब भी क्या हो गया, लिविंग हो गया। अब क्या रहा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के पास खुद का ना तो सेलुलोज सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा आपको अच्छे से पता है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिग्निन की, और लिग्निन सीमेंट जैसा हार्ड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब जो लिग्निन है वो तो लिविंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीमेंट जैसा हार्ड स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और वो लिविंग नहीं हो सकता। और उसके पास खुद का ना तो साइटोप्लाज्म है ना ही न्यूक्लियस है, तो स्क्लेरेन्काइमा क्या हो गया, डेड टिश्यू हो गया। आउट ऑफ 4, 3 आर द लिविंग एंड 1 इज कॉल्ड द डेड टिश्यू। बट अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम इसका वाइस वर्सा है, आपको अच्छे से पता चल गया बिकॉज जाइलम हम कर चुके हैं। तो जाइलम के अंदर 3 डेड हैं और 1 लिविंग है, सिर्फ पेरेन्काइमा, राइट। और फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग है और 1 डेड है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। अब क्या होगा कि ये दोनों लिविंग हो गए और ये दोनों लिविंग होने की वजह से किसमें हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में। आपको पता है कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब लीव्स से ऊपर भी फूड जाएगा और लीव्स से नीचे भी जाएगा, यानी कि स्टेम के अपर पार्ट में भी जाएगा फूड, स्टेम के लोअर डायरेक्शन में भी फूड जाएगा। अब वाटर सिंगल डायरेक्शनल है, क्योंकि वाटर हम किसके अंदर दे रहे हैं, रूट्स के, और रूट्स सबसे लोअर पार्ट होता है, और रूट्स से कहाँ जा रहा है वो, स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव्स में। बट लीव्स जो है ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट में फूड बन रहा है, तो उसको नीचे भी भेजना है और उससे ऊपर वाले पार्ट्स में भी भेजना है। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्टेम ड्रॉ करी, राइट। इस स्टेम में मैंने यहाँ पर लीफ ड्रॉ करा, यहाँ लीफ में फूड प्रिपेयर हो रहा है। अब यहाँ फूड प्रिपेयर हो रहा है तो फूड यहाँ से बाहर आकर नीचे भी जाएगा और यहाँ से ऊपर वाली स्टेम में भी जाएगा। तो अगर ऊपर वाली स्टेम में गया और नीचे वाली स्टेम में भी गया तो बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन मतलब यहाँ डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एरो आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, और यहाँ डायरेक्शन अंदर फूड प्रिपेयर हुआ और लीफ का ये पोर्शन, मैं दोबारा ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, ये आपका लीफ है, यहाँ पर फूड प्रिपेयर हुआ, यहाँ का नेक्टर में आया, तो लीफ ने उस सीव ट्यूब को क्या कर दिया, फूड ट्रांसपोर्ट कर दिया। लेकिन उस सीव ट्यूब ने सारे प्लांट को ऊपर भी नीचे भी दूसरी ब्रांचेस को भी, ठीक है, सारे प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जो फूड है वो क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अब आ जाओ डिटेल वाले स्ट्रक्चर पे जो अभी ड्रॉ किया था। दिस इज ए डायग्राम ऑफ सीव ट्यूब। अब ये यहाँ पर फूड पहुंच गया, कहाँ से पहुंचा, लीफ से पहुंचा, लीफ से फूड यहाँ आ गया। अब यहाँ से
अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होना है। वो अदर पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? पूरे के पूरे प्लांट के अंदर सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है, हर पार्ट के अंदर सीव ट्यूब प्रेजेंट है, आइदर वो ब्रांचेस हो आइदर वो स्टेम हो, सारे प्लांट के पास सीव ट्यूब्स है और एक सीव ट्यूब दूसरी सीव ट्यूब से कनेक्ट है। अब ये मैंने ड्रॉ किया सीव ट्यूब। अब इसका जो ये अपर एंड है, यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीव प्लेट, राइट। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर सीव प्लेट जो है, इसके बीच में जगह जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? पोर्स, गैप दिखाई दे रहे हैं, पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गैप्स। और बिल्कुल वैसे ही सीव ट्यूब के नीचे भी, सीव ट्यूब के नीचे भी क्या है? सीव प्लेट है। और सीव ट्यूब के ऊपर वाले एंड पे भी क्या है? सीव प्लेट है। दोनों एंड्स पे सीव प्लेट है। अब जो फूड प्रिपेयर यहां होगा, उसको दूसरी सीव ट्यूब के पास जाना है जो इसके ऊपर है, और उसको एक और सीव ट्यूब के पास जाना है जो इसके नीचे है। अब नीचे और ऊपर यानी कि हर तरफ सीव ट्यूब है, और उस सीव ट्यूब के पास फूड कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ सीव प्लेट्स। ये सीव प्लेट्स के बीच में से, यहां मैं एरो से शो कर रही हूं, यहां से फूड ट्रांसपोर्ट हुआ, ये दिखाई दे रहे हैं आपको एरोस। यहां से फूड क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हुआ। किस में ट्रांसपोर्ट हुआ? अगले वाले सीव ट्यूब में। और फिर यहां से भी नीचे, तभी तो बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। यहां मैं एरो नीचे की तरफ शो कर रही हूँ, यहां से भी एक नीचे एक और सीव ट्यूब अटैच है, तो यहां से नीचे फूड गया, यहां से ऊपर फूड गया। तो सीव प्लेट की हेल्प से फूड क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब सीव प्लेट की हेल्प से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो सीव प्लेट्स क्या है? सीव प्लेट्स के पास पोर्स है, और उन पोर्स की हेल्प से जो फूड के मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं? अनदर सीव ट्यूब में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक को कंपाइल करके फिर से आपको बताऊं, तो मैं क्या बताऊंगी कि फ्लोएम के पास 4 काइंड ऑफ टिश्यूज है। पेरेन्काइमा जो है स्टोरेज का काम कर रहा है, स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट का काम कर रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन में है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब इज बिकॉज़ कंपेनियन सेल जो है उसका जो अपना न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस किसकी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर रहा है? वो न्यूक्लियस सीव ट्यूब की भी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है? कंट्रोल। इस न्यूक्लियस की एक्टिविटीज कंपेनियन सेल की जब सीव ट्यूब के साथ शेयर हो रही है, इस वजह से सीव ट्यूब भी क्या हो गया? लिविंग हो गया। अब सीव ट्यूब के पास साइटोप्लाज्म खुद का है, और उसके पास सेलुलोज सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस उसका शेयर हो गया, तो वो भी बन गया लिविंग, और उसने भी अपना फंक्शन अपर एंड पे और सीव ट्यूब के लोअर एंड पे, दोनों एंड्स पे सीव ट्यूब के क्या है? सीव प्लेट्स है, और वो सीव गैप है, और उस गैप की वजह से जो फूड है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, और इस प्रोसेस से पूरे प्लांट को क्या मिल जाता है? फूड मिल जाता है। इसके अंदर और प्लांट्स जो है उस फूड को कंज्यूम करके लिविंग रहता है। तो इस तरीके से हमने पूरा प्लांट टिश्यू क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो पूरा प्लांट टिश्यू आपने लर्न कर लिया। इट्स योर मॉरल ड्यूटी बच्चे कि यू हैव टू लर्न द टॉपिक ऑन द सेम डे। आप साथ ही साथ उसको लर्न करो, सो दैट आपको बर्डन फील ना हो कि हमने एक ही दिन में सारा काम लर्न करना है। तो नाउ वी आर फिनिशिंग आवर हाफ चैप्टर। हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज बेस्ड ऑन द प्लांट टिश्यू। जो नेक्स्ट हाफ चैप्टर है वो भी आज हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हाफ चैप्टर है एनिमल टिश्यू। चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट टिश्यू है दैट इज टोटली डिफरेंट विद द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंदर फंक्शंस अलग होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके टिश्यूज भी अलग होते हैं प्लांट्स से। सो एनिमल टिश्यू जो है बच्चे थोड़ा सा मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है प्लांट टिश्यू से।
प्लांट टिश्यू इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था क्योंकि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे नहीं होते जो एनिमल्स के अंदर होते हैं। लाइक प्लांट्स अपना प्लेस चेंज नहीं करते, वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। बट एनिमल्स को मूव करना पड़ता है, अपने बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शन करवाना पड़ता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना पड़ता है। और बहुत सारे और ऐसे टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में जो लिविंग होते हैं और इसलिए वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट टिश्यू के कंपैरिजन में एनिमल टिश्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम उसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे और उसका रोज लर्न कर लेंगे तो हमें वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एनिमल टिश्यू का एक टेबल है व्हिच आई सेंड टू यू, जो मैं आपको सेंड करूंगी, और अगर आप उस टेबल को लर्न कर लोगे तो आपको ग्लास में उसकी पिक्चर मिल जाएगी कि एनिमल टिश्यू में हमें स्टडी क्या करना है। और टेबल स्टडी हो गया तो आपको उसके नाम अच्छे से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ऑल द नेम्स आर न्यू फॉर यू। साइंस के अंदर जो 9th की साइंस होती है वो 8th से डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां पर हमारी डेप्थ में नॉलेज स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे नेम्स होते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होते, लेकिन नए नाम को सुनने के लिए ही सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता, उसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। जब हम उसे बार बार रिवाइज करते हैं तो वो जो न्यू नेम्स हैं वो हमारे माइंड के अंदर बैठ जाते हैं, तो फिर हमें डिफिकल्ट नहीं लगते। तो इसलिए एनिमल टिश्यू का अगर हम चार्ट अच्छे से स्टडी कर लें, अच्छे से कि एनिमल टिश्यू के कितने पार्ट्स हैं, ये तो बहुत सिंपल बात है कि टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स आर कॉल्ड द एनिमल टिश्यू। ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। इस मींस हम जो वो टिश्यू स्टडी करने जा रहे हैं जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो स्टडी फिर इसके अंदर क्या करना है कि जो एनिमल टिश्यू है उसके अंदर कितनी टाइप के टिश्यूज हैं, उनके नेम क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। All these names are new for you, so it is your moral responsibility कि आज आप उस टेबल को अच्छे से समझ लें और इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लें। अगर आपको टेबल आ गया तो आपको उसकी टाइप्स समझने में बहुत इजी होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द टेबल ऑफ द एनिमल टिश्यू। As I already told you, the tissue which is present in animal is called the animal tissue, right? Animal tissue जो animals में present है, that is called the animal tissue. This is the table of the animal tissue, right? Animal tissue is basically divided into 4 categories. यहाँ पर मैंने 4 arrows दिए। ये जो 4 arrows है, ये आपको main 4 categories बताते हैं। Animal tissue is basically divided into 4 categories. Number 1 is the epithelial tissue. Number 1 is, again I am telling you, number 1 is the epithelial tissue. Number 2 is what? Muscular tissue. Maybe आपने muscular tissue का नाम previous classes में सुना होगा, but डिटेल नहीं पता होगी उसकी, सिर्फ नाम सुना। तो second one is the muscular tissue. Third is called the connective tissue, and fourth is called the nervous tissue. Nervous word का भी नाम आपने 7th 8th क्लास में सुना होगा, बट उसकी डिटेल नहीं की होगी। यहाँ 9th में हम उसकी क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, राइट? तो एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 क्या है आपका मस्कुलर टिश्यू, और नंबर 3 आपका क्या है कनेक्टिव टिश्यू, एंड नंबर 4 इज आपका जो है वो है नर्वस टिश्यू। तो फर्स्ट कैटेगरी, सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, एपिथेलियल टिश्यू की ही अगर हम बात करें, एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। एपिथेलियल जो है वो खुद में ही 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। इट मींस उस एपिथेलियल टिश्यू की 5 कैटेगरीज को आपको डिटेल में करना है। तो डिटेल में तो तभी आप करोगे बच्चे कि अगर आपको उन 5 कैटेगरीज के नाम अच्छे से लर्न होंगे। आज आप इन नाम को, जितने भी नाम है एपिथेलियल के, मस्कुलर की टाइप्स के, कनेक्टिव की टाइप्स के, जितने भी नेम है, आज आप उनको अच्छे से लर्न कर लोगे। अगर
लोगे तो उसकी डिटेल लर्न करनी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट नेम जो मैंने लिखा है दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैंने स्क्वैमस लिखा है इट मींस अंडरस्टूड ये एपिथेलियल की टाइप है, तो इसका मतलब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट कैटेगरी इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू and second category is what, columnar epithelial tissue. Third is cuboidal epithelial tissue. Fourth is the glandular epithelial tissue and last is the ciliated epithelial tissue. अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, what is squamous, what is columnar, what is cuboidal. It is not difficult बच्चे, जब हम इसको समझ लेंगे तो हमारे लिए कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो आज ही हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये नाम कभी आपने सुने नहीं हुए, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। जब आप इनको समझ लोगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो कल मैं आपको सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू की ही डिटेल करवाऊंगी। तो आज हम इसके नेम्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज अगेन आई एम टेलिंग यू स्क्वेमस, सेकंड इज द कॉलुमिनर एंड थर्ड इज द क्यूबॉइडल, फोर्थ इज द ग्लैंडुलर एंड फिफ्थ इज द सिलिएटेड। Next type is what, muscular. Muscular is divided into 3 types. One is striped. Striped मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप उसके आगे नाम अपने आप आ जाएगा कि किसकी टाइप है, ये मस्कुलर की टाइप है, तो नाम क्या आ जाएगा, इट इज ए striped muscular tissue. And second is what, second is the smooth muscular tissue and third is what, cardiac muscular tissue. There are 3 types of muscular tissue. One is striped, other is smooth, and third is the cardiac muscular tissue. Now we come to the third category, that is connective tissue. Connective tissue has 4 types. Areolar connective tissue. Number 2, adipose connective tissue. Number 3 is the skeletal connective tissue. And number 4 is the what? That is fluid connective tissue. और अगर हम इसकी और डिटेल में जाएं तो दिस कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर स्केलेटन की अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पर मैं स्केलेटन की बात करूं और ये मैं बात करूं फ्लूइड की, ये स्केलेटन और ये जो फ्लूइड है इसकी फर्दर फिर टाइप्स है, स्केलेटन और फ्लूइड की फर्दर टाइप्स है। लाइक स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 टाइप्स। One is called the skeleton की जो 2 टाइप्स है, one is called the cartilage और second is called the bone. Skeleton की further 2 types हैं, one is called the cartilage and other is called the bone. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लूइड की भी 2 टाइप्स है और ये जो फ्लूइड की भी 2 टाइप्स है, these 2 types are also very very important. फ्लूइड की 2 टाइप्स कौन सी हैं, ब्लड और सेकंड क्या है, लिम्फ। अब आपको मैं अगर 7th और 8th क्लास की बात करूं तो इन सब में आपने क्या नाम सुना हुआ है, एक यहाँ पर आपने छोटी क्लासेस में बोन वर्ड सुना हुआ है और यहाँ पर आपने वर्ड सुना हुआ है ब्लड वर्ड सुना। आज आपको पता चला कि ये ब्लड है क्या, ब्लड क्या है, एक एनिमल टिश्यू का पार्ट है फ्लूइड, फ्लूइड का आगे सब पार्ट है ब्लड और लिवर, और ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि 9th क्लास के अंदर जो वर्ड्स हमने जूनियर क्लासेस में सुनते हैं हम उनकी डेप्थ में डिटेल 9th से स्टार्ट करते हैं। तो 9th से स्टार्ट करी तो आपने यहाँ पर सिर्फ एक बोन और ब्लड को सुना हुआ है, बाकी इससे पीछे वाले जो एपिथेलियल हैं, मस्कुलर के टाइप्स हैं, आरियोलर है, एडिपोज है, ये आपने कुछ नहीं सुना हुआ। तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू है, तो आज ही आप इन्हें लर्न कर लोगे। अब आ गया लास्ट वाला नर्वस। तो नर्वस है नो टाइप, इसकी कोई टाइप नहीं है। नर्वस को हमने सिर्फ स्टडी करना है, नर्वस की डिटेल, इसके सब टाइप्स नहीं है। ये है आपका कंप्लीट एनिमल टिश्यू का चार्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग यू दिस चार्ट इन ए कंपाइल्ड मैनर सो दैट कि आपको पता चल जाए कि हमने एनिमल टिश्यू का आज जो बेस किया है वो क्या किया है।
Animal tissue is divided into 4 categories. One is the epithelial, second is the muscular, third is the connective, and fourth is the nervous. Epithelial has the 5 types. Number 1 squamous, number 2 columnar, number 3 cuboidal, number 4 glandular, and number 5 is last ciliated. These are the 5 types of epithelial animal tissue. Second category is muscular tissue. Muscular tissue has the 3 categories. Number 1 straight, number 2 smooth, and number 3 cardiac. Next category is connective tissue. Connective tissue has 4 types. Number 1 areolar, number 2 adipose, number 3 skeleton, number 4 fluid. And further, skeleton has further 2 types. आपने देखा होगा इन दोनों की फर्दर कोई टाइप्स नहीं है और इन दोनों की भी फर्दर कोई टाइप्स नहीं है, बट skeleton and fluid has the further types. Skeleton has the further 2 types. Skeleton का नाम आपने सुना हुआ है अच्छे से. Skeleton has further 2 types. One is cartilage and other is bone. And fluid has further 2 types. One is blood and other is lymph. Last animal tissue is nervous tissue. Nervous tissue has further no types. तो nervous tissue की further कोई type नहीं. ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया कि अब हमारा जो चैप्टर रह गया है, यानी कि सेकेंड हाफ जो हमारा चैप्टर रह गया है, इस सेकेंड हाफ चैप्टर में इसका मतलब कि हमारे पास पूरे चैप्टर की पिक्चर आ जाती है इन द स्टार्टिंग कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी क्या करना है. तो सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर इज बेस्ड ऑन द एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. जब हम ये 4 कैटेगरीज कर लेंगे डिटेल में तो हमारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा. एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाने का मतलब है कि हमने ये सेकेंड यूनिट अपना कंप्लीट कर. तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज